हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ वीडियो लेकर आए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 2025 का एसीएफ एफआरओ एग्जाम देना है उत्तराखंड गवर्नमेंट का। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भाई आप लोग कौन सा ऑप्शन लो जिससे आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल पाए और कम से कम मेहनत आपको करनी पड़े। तो उन सारे ऑप्शनल की हम लोग एक बार लिस्ट चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शनल सही है, कौन सा ऑप्शनल गलत है, कौन सा ऑप्शनल के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, उस सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, अगर आप सिलेबस उठाओगे मेंस का, तो मेंस के सिलेबस में दो तीन चीजें दी गई हैं। पहली चीज तो ये है कि इसमें आपके दो ऑप्शनल होने जा रहे हैं। दो ऑप्शनल होने का मतलब है कि आपका 400 नंबर का ऑप्शनल होगा, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आपके 300 नंबर के हैं। बाकी तीन सब्जेक्ट हैं, आपका हिंदी आएगी, दूसरा आपका इंग्लिश आएगा, तीसरा आपका जीएस आएगा। ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, ये 300 नंबर के हैं। तीन सब्जेक्ट 300 नंबर के हैं और ये दो सब्जेक्ट इनके ऑप्शनल जो है 400 नंबर के हैं, यानी कि आपका जो वैल्यू है ऑप्शनल की ज्यादा है। ठीक। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन में आप कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी। ठीक है। मान लो आपने मैथमेटिक्स के साथ बीएससी ऑनर्स किया है तो उसके बाद आप वेटरनरी साइंस भी ले सकते हो। आपने एग्रीकल्चर में किया है तो आप उसके साथ ही जो है जुलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट साइंस कुछ भी ले सकते हो। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट उठा सकते हो, तो कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पहली चीज है। दूसरी, हिंदी मीडियम वाले जो हैं थोड़ा सा वो ध्यान रखें, HINDI हिंदी वाले जो हैं थोड़ा सा ध्यान रखें। हिंदी मीडियम वाले जब ऑप्शन लेते हैं तो ऐसा ऑप्शन चूज करना जहां पे हिंदी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा असर ना पड़ता हो। अगर आप ये सोचते हो कि हिंदी और इंग्लिश को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाता है किसी एग्जाम में, तो गलत है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो चेक करने वाला है वो इंग्लिश मीडियम का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अगर बॉटनी की कॉपी चेक कर रहा है, जूलॉजी की कॉपी चेक कर रहा है, तो वो इंग्लिश मीडियम का है और वहां पे आप हिंदी में लिख देते हो। ठीक है। आप स्वयं को पुमड़ू लिख देते हो या इस तरह की कुछ चीजें लिखते हो, तो वो जाहिर सी बात है उसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मार्क्स कम आते हैं। तो वो लोग थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें, हिंदी इंग्लिश मीडियम का वो करें। इंग्लिश मीडियम को थोड़ा सा एज मिलता है क्योंकि कॉपी चेक कर रहा है वो इंग्लिश मीडियम का ही चेक करता है। हिंदी मीडियम का कोई बहुत रेयर होता होगा कहीं पे कि हिंदी मीडियम का कोई चेक कर ले, अदरवाइज साइंस सारी की सारी इंग्लिश में ही है, हिंदी में बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर कैसा आता है एफआरओ का, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसका एनालिसिस कर लो। आप देखोगे जो पेपर है, जितने भी पेपर मैंने अभी तक 12-14 पेपर देखे हैं, वो सारे पेपर में आपका एप्लीकेशन पोर्शन पूछता है। एप्लीकेशन पोर्शन पूछता है, पहली चीज है। दूसरी चीज है, इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन नहीं है सब्जेक्ट्स में, यानी कि एप्लीकेशन पोर्शन पूछता है, इनोवेशन नहीं है। तीसरा जो है, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि केवल ये देखता है कि आपके पास सामान्य ज्ञान है कि नहीं ऑप्शनल का। यानी कि इसमें वो ऑप्शनल नहीं पूछता कि यूपीएससी वाला ऑप्शनल नहीं पूछता कि भाई जिसके लिए आपको 1.5 साल 2 साल का समय लग जाएगा ऑप्शनल तैयार करने में ही, ऐसा ऑप्शनल नहीं पूछता है। सिंपल सिंपल चीजें ऑप्शनल में पूछता है। इसीलिए कोई भी आपका बैकग्राउंड हो ना हो, कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे, 2-3 महीना, 3 महीना मेरे ख्याल में मोर देन सफिशियंट है। 3 महीने में आप उस सब्जेक्ट को तैयार कर लोगे, 3 महीने में सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तो बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई फाई सोर्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक ठाक सोर्सेस पढ़ोगे, एक जर्नल से किताब पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पेपर आता है। एक बार आप लोग भी पिछले साल के पेपर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत डीप अवधारणाएं नहीं पूछ रहा है, बहुत खतरनाक पेपर नहीं आ रहा है। ठीक, तो उसी के हिसाब से तैयारी करना। आगे, ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, 7-8 पॉइंट मैंने दिए हैं और इसी के अनुसार आप ऑप्शनल का चुनाव करना है। पहले अपने बैकग्राउंड को देख लेना, आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड मान लीजिए कि साइंस है और साइंस में आपने बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ाई की है, तो बायोलॉजिकल साइंस है तो जाहिर सी बात है कि आप फिजिकल साइंस के कम से कम सब्जेक्ट उठाने की कोशिश करना। वैसे ही अगर आपने फिजिकल साइंस आपका है तो आप बायोलॉजिकल साइंस के कम से कम उठाने की कोशिश करना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट आपने 3 साल 5 साल 8 साल पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग ना भी हो तब भी उसके बेसिक्स आपको बहुत इजीली पता होंगे। ठीक, तो बैकग्राउंड का ध्यान रखना अपना। दूसरा, मार्केट में मटेरियल की अवेलेबिलिटी देख लेना कि भाई वो मटेरियल अवेलेबल है भी कि नहीं है। ठीक, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके 50 सोर्सेस मिल जाएंगे आपको, उनके 50 टीचर पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, यूट्यूब में सर्च मारो तो 50 वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे ही सब्जेक्ट को उठाना, ऐसे बहुत रेयर सब्जेक्ट मत उठाना। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, भले ही कोई भी हो, कंप्यूटर साइंस हो, ईटीसी जो भी हो,
उसके मटेरियल, उसका नोट्स जो है कम मिलता है मार्केट में, और यूट्यूब में पढ़ाने वाले भी कम मिलते हैं, और उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो इस कारण से ऐसे सब्जेक्ट्स को मत उठाना, ठीक। अगला, पेपर का लेवल। यहाँ पे खेल बराबरी का है ही नहीं एफआरओ में। क्यों? कुछ पेपर जो है काफी हाई लेवल के हैं, कुछ पेपर जो है लो लेवल के हैं। उदाहरण के तौर पर मैथमेटिक्स को आप देख लेना, आप पिछले साल का मैथमेटिक्स का पेपर उठा के देखना, ठीक है। और दूसरा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पेपर उठाकर देखना। तो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग जो है वो ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जो आपके बायोलॉजिकल साइंस वाले हैं वो थोड़ा सा लो आए हैं। तो उसको देखकर ही आप अपने पेपर का चुनाव करना कि पेपर का लेवल क्या है। तीसरी चीज, सिलेबस देखना। कुछ के सिलेबस बहुत ज्यादा हैं, कुछ के सिलेबस कम है। फॉर एग्जांपल, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस आप देखोगे तो 1.5 पन्ने का शायद है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनके आपके 2.5 पन्ने के सिलेबस भी हैं, यानी कि बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। सारे सिलेबस जो है 2 पार्ट में बटे हुए हैं, ए एंड बी पार्ट में बटे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि छोटा सिलेबस वाला आप चुनना। अगला, आपकी रुचि। ये कोई बहुत मैटर नहीं करता कि आपकी रुचि है कि नहीं, मतलब आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। ये यूपीएससी में करता है, क्योंकि यूपीएससी में आपको उस सब्जेक्ट के साथ 2 साल 3 साल बिताने पड़ते हैं, तो इसलिए आपकी रुचि होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी रुचि नहीं भी होगी तब भी आप 50 पन्ने के नोट्स तो पढ़ ही लोगे कुछ भी, ठीक है। तो आपकी रुचि होना बहुत जरूरी है, बट फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो वो आपके लिए थोड़ा सा एज होगा, थोड़ा सा बेनिफिट होगा। अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है आपके इंटरेस्ट की। यहाँ पे मार्किंग देख लेना, कुछ मार्किंग कैसी होती है। कई सारे सब्जेक्ट में अच्छी मार्किंग है, कई सारे सब्जेक्ट में थोड़ा लो टाइप की मार्किंग है, तो मार्किंग का भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। टाइम का, जैसे कुछ सब्जेक्ट इसमें भी ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ने में 4 महीना 5 महीना भी लग जाएगा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट की टाइमिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हो। ओवरलैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्जेक्ट उठाना जो ओवरलैप कर रहे हैं, जो जीएस में भी हैं और आपके ऑप्शनल में भी हैं। ऐसे सब्जेक्ट को उठाओगे तो उससे क्या फायदा पड़ेगा कि आपको प्री की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, प्री में भी आपके काम आ जाएगा, प्लस आपका जीएस में भी काम आ जाएगा, प्लस आपका ऑप्शनल में भी काम आ जाएगा, प्लस आपका कभी आगे यूके पीएससी मेंस एग्जाम दोगे अपर पीसीएस का, वहां पे भी काम आ जाएगा। तो हर जगह काम आएगा। तो ऐसा सब्जेक्ट उठाना जो कि क्या है, आपका ओमिनी प्रेजेंट है, जो कि आपका सब जगह उपस्थित है। ऐसे सब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की, ठीक। बैकग्राउंड में मान लो आपका बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को ही आपने क्या करना है, प्रीफर करना है, ठीक है। बायोलॉजी को ही आपने प्रीफर करना है। आपका अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ही प्रीफर करना है, वेटनरी है तो वेटनरी ही आपने प्रीफर करना है। यानी कि जो सब्जेक्ट आपका बैकग्राउंड में था उसी सब्जेक्ट को उठाना। पहली बात तो ये पक्की हो गई, ठीक है। अगर आप बीबीएससी के छात्र हो तो 5 साल आपने बीबीएससी पढ़ी है, और उसके बाद बीबीएससी का छात्र होने के बाद अपनी स्ट्रीम बदलना कोई मेरे ख्याल में दिमाग वाला काम नहीं है। वैसे ही अगर आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हो, ठीक, आपने मान लो कंप्यूटर साइंस में किया है और आपका जीपीए उस टाइम पे स्कूल कॉलेज टाइम पे आपका 9.5 के जीपीए के साथ आपने बीटेक कर लिया था इसमें, और आप कंप्यूटर में बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल हो, तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप स्विच कर जाओ, ठीक। वही हाल मैथमेटिक्स वालों का है। मैथमेटिक्स टफ है, बट फिर भी अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, आप लगातार बच्चों को पढ़ाते हो, आप लगातार जो है नेट वेट क्वालिफाइड हो, आपके पास 9.999 का जीपीए है, और आप कह रहे हो कि भाई मैं मैथमेटिक्स को स्विच कर देता हूँ, किसी और में चले जाता हूँ, बेवकूफ़ी है। यानी कि जिसमें आपकी पकड़ है, जिसमें आपका बैकग्राउंड है, उस सब्जेक्ट को तो लेना ही है, भले ही वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसमें अच्छे हो तो आप कर ही जाओगे। उदाहरण के तौर पर यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया, जिन्होंने मैथमेटिक्स ली थी, लोग मैथमेटिक्स को यूपीएससी में टफ मानते हैं, लेकिन उनकी पहली रैंक जो थी वो मैथमेटिक्स की वजह से ही आई थी। कारण क्या था, आईआईटी से ग्रेजुएट थे, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, तो इस कारण से अपने बैकग्राउंड को छोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, मटेरियल और लेवल की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप देखना मटेरियल किसका अवेलेबल है, किसका अवेलेबल नहीं है, ठीक। और लेवल क्या है, लेवल जैसे मान लो इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस हल्का लेवल होता है, बहुत हल्का लेवल होता है। मैथमेटिक्स टफ होता है। इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इनका टफ है। तो थोड़ा सा मटेरियल को देख लेना कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी किसकी है और लेवल किसका आसान है या टफ है। फिर लास्ट में ये सारी बातें आती हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी रुचि किस में है, मार्किंग का है, टाइम का है, ओवरलैप करता है कि नहीं करता है। इन सारी चीज़ों को देखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, अब कुछ मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, उस लिस्ट को आप देखना। पहली बात तो यह है कि आप अपने बैकग्राउंड, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं की पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको, इन की पॉइंट्स को देख लेना। पहली बात यह है कि आप अपने बैकग्राउंड के अनुसार ही लेना। पहली बात ये, उसको छोड़ना मत। अगर आपका बैकग्राउंड कोई है और आप उसमें अच्छे हो, मतलब एवरेज एवरेज भी हो, तब भी आप अपने बैकग्राउंड को ही लेना। दूसरी बात यह है, मैं ये कहूँगा कि मटेरियल साइंस जो है आपका, मटेरियल साइंस या फिर आपका फिजिकल साइंस है, उसके सब्जेक्ट कम लेना, वहाँ पे मार्किंग थोड़ा
अजीब तरह की होती है और थोड़ा पेपर अजीब आता है, तो मटेरियल साइंस एंड फिजिकल साइंस को कम लेने का प्रयास करना। तीसरा, बायोलॉजिकल साइंस में ज़्यादा स्कोप आपका है, बायोलॉजिकल साइंस, वेटनरी, एग्रीकल्चर, इनमें ज़्यादा स्कोप है। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस एक बहुत अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत बेसिक चीज़ें पूछ रहा है, ऐसी चीज़ें पूछ रहा है जो कि आप बिना पढ़े भी जाओगे तो थोड़ा बहुत नंबर इसमें बिना पढ़े ले आओगे। दूसरी चीज़, इसका जो मटेरियल है वो सब जो अवेलेबल है, दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो इन्वायरमेंट का मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपकी कुछ नहीं भी पढ़ पा रहे हो, आप दृष्टि की किताब भी पढ़ लोगे। दृष्टि की जो आती है वाली प्री के लिए जो आती है, एक दृष्टि की किताब आती है एनवायरमेंट की, वो पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। शंकर आईएएस के थोड़ा बहुत नोट्स देख लोगे, उससे काम चल जाएगा। कोई भी बेसिक बुक उठाओगे उससे काम चल जाएगा। बहुत एप्लीकेशन पोर्शन पूछ रहा है, बहुत डीप नहीं पूछता है, छोटा सा सिलेबस है, कम समय में हो सकता है। इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपने जीएस में पढ़ी है। अगर आप आगे कभी पीसीएस वीसीएस का मेंस दोगे तो आप देखोगे जीएस में आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं। पॉल्यूटेंट कितने टाइप के होते हैं, कौन सा पॉल्यूटेंट कहाँ से निकलता है, सोर्स क्या है, ईटीसी, ये आपका बहुत आसान सा है। इन्वायरमेंटल साइंस अगर आपको एक बार पेपर देखना, उठाकर देखना, अगर आपको लगता है ठीक है तो पकड़ लेना इसको, बढ़िया है। मार्किंग भी ठीक ठाक टाइप की होती है और काफ़ी आसान रहता है। आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी का मतलब होता है कि भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजी भी आप ले सकते हो। जियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों की मतलब फिजिकल साइंस है, बैकग्राउंड बायोलॉजिकल साइंस का नहीं था। मान लो आप लोग कंप्यूटर साइंस में थे, आपका बैकग्राउंड जो है वो बायोलॉजिकल साइंस का नहीं है, अब आपको कोई ऑप्शन लेना है तो मेरे ख्याल में जियोलॉजी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कारण क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी की हैं, ठीक है। जैसे आपका जमीन के अंदर का संरचना रचना, मिट्टी विट्टी, ये वो दुनिया भर की रॉक्स कितने टाइप की होती हैं, ईटीसी, वॉल्केनो ईटीसी तरह की चीज़ें हैं। तो जियोलॉजी आपका अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें ज्योग्राफी का पुट बहुत है। दूसरा, जो साइंस वाले हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनको समझना आसान रहेगा जियोलॉजी, क्योंकि इसमें प्लेट टेक्नोलॉजिक्स, ईटीसी सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए जियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन होगा। आप जियोलॉजी वाले हैं तो आपके लिए जियोलॉजी अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के साथ, इन्वायरमेंट साइंस आपका बीएससी में था, उसके साथ भी आप जियोलॉजी ले सकते हो। लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के हो, प्योर बायोलॉजिकल साइंस यानी कि प्योर जियोलॉजी, बॉटनी, ईटीसी के हो, तो थोड़ा सा इसको सोच समझ के लेना, क्योंकि आपके पास और भी अच्छे ऑप्शन हैं। तो जियोलॉजी खासकर मेरे ख्याल में फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल जितने भी लोग हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आगे, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी जो है सदाबहार टाइप का ऑप्शनल है हमेशा, ठीक है। बॉटनी जूलॉजी आप 9वीं 8वीं 9वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो, फिर 12वीं क्लास में जाकर थोड़ा और डीप तरीके से पढ़ते हो, फिर उसके बाद अगर आपने बीएससी की है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। यानी कि बेसिक्स तो आपको जूलॉजी बॉटनी के पता ही होंगे अगर आपने इसमें बीएससी किया हुआ है। तो अगर आप बीएससी जूलॉजी बॉटनी हो तो पक्का ये बात है कि एक सब्जेक्ट या तो जूलॉजी लेना या फिर बॉटनी लेना, पक्का है। या तो जूलॉजी एक सब्जेक्ट उठाना या फिर बॉटनी को एक सब्जेक्ट के तौर पे उठाना। बाकी दूसरा इन्वायरमेंट कुछ भी ले सकते हो, बट जूलॉजी बॉटनी तो लेना ही लेना, ठीक है। खासकर वो लोग जो लोग बीएससी जूलॉजी बॉटनी हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर के, वो क्वेश्चन आपके काफ़ी ठीक ठाक टाइप के आए थे। एग्रीकल्चर में बहुत, जब हम सुनते हैं एग्रीकल्चर तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहाँ से पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कितना डीप पूछ लेगा। ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट टाइम जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे बहुत ईजी टाइप के थे, बहुत बेसिक टाइप के थे। अगर आपने थोड़ा बहुत उत्तराखंड पढ़ी होगी, जनरल जीएस भी उत्तराखंड का पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी आप एग्रीकल्चर कर दोगे। एक आध क्वेश्चन उत्तराखंड एग्रीकल्चर से काफ़ी अच्छे बने थे। तो एग्रीकल्चर अगर आपके पास मान लो आप इसके हो, मतलब एग्रीकल्चर के हो, फिर तो आपको लेना ही है। फिर तो आपके पास वही नहीं है कि आप छोड़ो उसको, एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर लेना ही है, ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चर वाला हॉर्टिकल्चर भी ले सकता है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का कॉम्बिनेशन आप उठा सकते हो। एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। एग्रीकल्चर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर आपका है तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ये उठाना, ठीक। या फिर एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट ले सकते हो। ये 3-4 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। बायोलॉजी वाले के लिए क्या है, जूलॉजी बॉटनी इन्वायरमेंट, या तो जूलॉजी बॉटनी दोनों उठा लो, या इन्वायरमेंट बॉटनी उठा लो, या इन्वायरमेंट जूलॉजी उठा लो। तो पहले नंबर पे इन्वायरमेंट तो लेना ही लेना है। जितनी कोशिश करो कि इन्वायरमेंट आपका ऑप्शनल में आ जाए उतना बढ़िया है। दूसरा, ये कोशिश करनी है कि भाई हमारा जूलॉजी बॉटनी में से कोई एक आ जाए। तीसरा, एग्रीकल्चर अगर आप चाहो तो एग्रीकल्चर ले सकते हो। एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर जरूर लेना। जियोलॉजी जो है आपका फिजिकल साइंस, मटेरियल साइंस वाले जितने हैं वो जियोलॉजी की तरफ जरूर जाना, जियोलॉजी और इन्वायरमेंट की तरफ जरूर जाना। अब इसके बाद बाकी ऑप्शनल बचते हैं जिसमें आपका आता है, एक आता है आपका फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स आता है, प्लस दूसरा इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट आते हैं, ठीक। तीसरा आपका केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट आते हैं, STRY केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स,
इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वही लोग लेना जिनका बहुत इसमें अच्छा हाथ है, ठीक, क्योंकि इनको पढ़ने में टाइम लगेगा, पहली चीज़ है। दूसरा, नोट्स की अवेलेबिलिटी जो है थोड़ा सा कम है। तीसरा, जो पेपर का लेवल है थोड़ा ठीक ठाक टाइप का आता है। चौथा जो है, इसका सिलेबस काफ़ी सारा है। तो अगर आप लोग इस बैकग्राउंड के हो और इसमें काफ़ी अच्छे हो, टच में बने हुए हो, तभी उठाना। अदरवाइज ये मत सोचना कि यार मैंने 2012 में जो था ये अपना कंप्यूटर साइंस में किया था, उसके बाद से मैं जो है जीएससी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद तो मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी नहीं, तो तब मत जाना। लेकिन अगर आपने मान लो कि 2024 में ही आपने कर रखा है या 2020, 21, 22 में कर रखा है और आप अच्छे थे पढ़ने में, आपका वहाँ पे जीपीए जो था 9 से ऊपर का ही जीपीए था, बढ़िया, आप अच्छे बच्चे हो इसमें, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसको पढ़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन सब्जेक्ट को देना, ठीक है। आप मान लो केमिस्ट्री में पीएचडी किए हुए हो तो केमिस्ट्री ही उठाना। तो यानी कि अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तब इन सब्जेक्ट को उठाना, अदरवाइज फालतू में छूने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि मैंने 10 साल पहले किया था, आज फिजिक्स करूंगा तो अच्छा कर जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, कुल मिलाकर जो कंक्लूजन निकला इस वीडियो का वो ये निकला कि भाई इन्वायरमेंट साइंस को अगर आप लोगे तो इन्वायरमेंटल साइंस को आप, ऐसा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस जो 60 दिन में कंप्लीट हो सकता है, 60+ डेज में कंप्लीट हो सकता है, पहला। दूसरा, इन्वायरमेंट जो है इसका सिलेबस बहुत छोटा है, मार्किंग सिस्टम अच्छी ही थी, मार्किंग सिस्टम अच्छी होती है, आदि आदि है, तो इन्वायरमेंट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है फॉर बायोलॉजी, ठीक है। और जूलॉजी, बॉटनी बहुत अच्छा है फॉर किसके लिए, बायोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छा है, बॉटनी बहुत अच्छा है बायोलॉजी वालों के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप एक इन्वायरमेंट उठा लेना, इसके अलावा दूसरा एग्रीकल्चर ले सकते हो आप, तीसरा आप जियोलॉजी ले सकते हो। आप जूलॉजी बॉटनी के चक्कर में मत पढ़ना। क्यों मत पढ़ना? क्योंकि जूलॉजी बॉटनी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी जियोलॉजी और एग्रीकल्चर में कम टाइम लगेगा, ठीक। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है आपका मेंस के लिए, सबसे बढ़िया ऑप्शनल के लिए जो आपका कॉम्बिनेशन है ये सब काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा फालतू फालतू सब्जेक्ट लेने की कोशिश मत करना, बहुत एडोशियस मत बनना, बहुत बहादुर बनने की कोशिश मत करना कि भाई मैं ऐसा सब्जेक्ट उठाऊंगा जो किसी ने ना उठाया हो, बहुत ही रेयर उठा लूंगा। तो इस तरह के सब्जेक्ट लेने की कोशिश कम से कम करना, जब आपका बहुत अच्छी पकड़ होगी उसमें तभी जाना, अदरवाइज मत जाना, ठीक है। तो इसके अलावा कोई अगर आपके पास है भाई कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप मुझे बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपकी जो मेंस को लेकर, ऑप्शनल को लेकर जो एक अवधारणा है वो स्पष्ट हो गई होगी। मन में सवाल जो होंगे अब कम होंगे ऑप्शनल को लेके और आप लोग अपनी पढ़ाई पे लग जाओगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।